हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 7वीं आपका विज्ञान का पेपर दोस्तों, जो 1 मार्च को आपका पेपर है। 1 मार्च के दिन आपकी परीक्षा है दोस्तों, विज्ञान की वार्षिक परीक्षा। तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, क्या क्या चीज़ें आपके लिए पूछी जाएंगी, किस प्रकार से आपके कौन कौन से प्रश्न परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, सारे प्रश्नों की वीडियोस आज इस वीडियो में सारे प्रश्नों को क्लियर करेंगे दोस्तों। और आपकी गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, ये सारी वीडियोस चैनल पे मैंने डाल दिया है, तो उन वीडियोस को चैनल पे जा करके देखें और समझें कि कैसे प्रश्न आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारी चीज़ें हैं उसमें। गणित में पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाया है आपको कि किस प्रकार से गणित आएंगे, उन्हें कैसे हल करना है, सारी चीज़ें वीडियो में बताया हूँ। तो उन सभी को देखिए और समझिए और पेपर बहुत अच्छे से देना दोस्तों। और 60 नंबर का आपका इसमें पेपर होगा। कुल 24 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और पूरे 24 प्रश्नों को उत्तर सहित आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आपके आएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक होंगे और जो एक एक नंबर के होंगे दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी आईएमपी प्रश्न है इसमें। तो सारे प्रश्नों को आप ज़रूर से इसमें देखिए और कोई चीज़ नहीं बनती तो नोट कर लेना दोस्तों, और उसे आप बाद में कर सकते हैं। 2-3 बार पढ़िएगा तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको अभी पेपर के बीच में मिलती रहेंगी, तो उन सभी चीज़ों को देखते रहिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, जैसे कवक अपने पोषण के लिए पोषक तत्व मृत एवं विघटित जैवीय पदार्थों से प्राप्त करते हैं, ये कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इन्हें हम मृतजीवी कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मृतजीवी, परजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी, है ना, मृतोपजीवी, इनकी परिभाषाएं जरूर याद करना। ये सारी चीज़ें आती है। परजीवी किसे कहते हैं, मृतजीवी क्या है, सहजीवी क्या है, कीटभक्षी क्या है ना। तो इन सारी चीज़ों को याद करना दोस्तों। ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रश्न जरूर से पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, है ना। तो इसका प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा? मृतजीवी इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह क्या कहलाता है? तो याद रखना दोस्तों, वसा का जहाँ पाचन होता है उसे हम क्षुद्रांत कहते हैं, है ना। तो स नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की इस वीडियो में, तो पूरा अंत तक बने रहिए। आगे लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी सभी प्रश्नों के उत्तर सहित मैं आपको बताऊंगा। प्रश्न नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? तो देखो, याक से भी ऊन मिलता है, ऊंट से भी मिलता है ना, बकरी से भी मिलता है। घने बालों वाला कुत्ता जो है, इससे ऊन प्राप्त नहीं होता। द नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा। चौथा नंबर का प्रश्न है दोस्तों, सैल कणों के आंतरिक मृदा में होते हैं। सैल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं, यानी सैल के कण पत्थर के कण होते हैं मिट्टी में, और क्या होते हैं, है ना, ऐसा पूछा। तो खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल भी होते हैं। तो स नंबर भी इसमें सही उत्तर होगा आपका। प्रश्न नंबर 5वां है कि किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम की अवस्था में औसत श्वसन दर क्या होती है? वेरी आईएमपी प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा कि औसत श्वसन दर जो होती है 15 से 18 प्रति मिनट होती है। ब नंबर आपका इसमें सही आंसर है ना। सामान्य व्यक्ति की विश्राम अवस्था में, यानी वो बैठा है, विश्राम कर रहा है, आराम कर रहा है, उस समय उसकी श्वसन दर होगी 15 से 18 प्रति मिनट। ये बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, इसे याद कर लीजिएगा आप। पादपों में जल का परिवहन होता है, कैसे होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। ये भी वेरी आईएमपी प्रश्न है कि पादप में, पेड़ पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है? तो याद रखना दोस्तों, जाइलम के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 7वां है, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। तो डबल रोटी का फफूंद, है ना, ये क्या उत्पन्न करता है? बीजाणु उत्पन्न करता है। ब नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा। और प्रश्न नंबर 8 है, चाल का मूल मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड है। एमएस से भी हम इसे दर्शाते हैं, या मीटर प्रति सेकंड भी इसे कहते हैं, चाल का मूल मात्रक है। प्रश्न नंबर 9वां है, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके खालिस्तान टर्मिनल को निरूपित करती है। तो धनात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है। धन इसमें आपका सही उत्तर होगा, है ना। कौन सा टर्मिनल? धन टर्मिनल। धन और ऋण दो टर्मिनल होते हैं, तो विद्युत सेल के प्रतीक में जो लंबी रेखा है, लंबी रेखा उसके धन टर्मिनल को निरूपित करती है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10वां है कि डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है ना, मतलब अपना चित्र है वो कहाँ देख रहा है? समतल दर्पण में। तो दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो याद रखना क्या होगी? 6 मीटर होगी। तो इस प्रकार से सा नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा।
है ना, क्योंकि देखो 4 मीटर ऑलरेडी उसकी दूरी है, 1 मीटर ये इधर चला तो 1 मीटर इधर भी बढ़ेगा, तो ये पूरी दूरी ये 4 हो गई, ये 1 और ये 1, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 6 मीटर। इस प्रकार से ये 6 मीटर होता है। मैंने आपको यहाँ सारी चीज़ें समझाया है। कोई चीज़ अगर नहीं समझ आती है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें पूरा देखिएगा। अब इसके बाद आ गए हम लघुत्तरी प्रश्न में, जो प्रश्न नंबर 11 से प्रश्न नंबर 20 तक होंगे, जो आपके 3-3 नंबर के प्रत्येक प्रश्न होंगे दोस्तों, और सारे प्रश्न इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो कोई भी प्रश्न को छोड़ना नहीं, और कोई प्रश्न अगर नहीं बन रहा है तो उसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2-3 बार पढ़िएगा, ताकि पेपर में आए तो आप उसे काफ़ी अच्छा लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। वेरी आईएमपी प्रश्न है। उत्तर में लिखना कि पित्त रस यकृत में निर्मित होता है, यह भोजन के घटक वसा के पाचन में सहायता करता है। किसमें? वसा के पाचन में सहायता करता है पित्त रस। इस प्रकार से प्रश्न 11 के उत्तर में लिखेंगे। 12वां नंबर का प्रश्न है कि क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन होता है, आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि आसुत जल उदासीन होता है। इसकी जांच करने के लिए 2 परख नली में आसुत जल लेकर इसमें से एक में लाल लिटमस पत्र तथा दूसरी में नीला लिटमस पत्र डालते हैं। इन दोनों पत्रों के लिटमस पत्रों के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे यह स्पष्ट है कि आसुत जल न तो अम्लीय है और न ही क्षारकीय है, अतः आसुत जल उदासीन होता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। कैसा होता है? अम्लीय भी नहीं होता, क्षारीय भी नहीं होता, क्या होता है? उदासीन होता है ना, उसमें कुछ भी नहीं रहता है। तो इस प्रकार से प्रश्न 12 के उत्तर में आप लिखेंगे। 13वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है? तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जलवाष्प की उपस्थिति आवश्यक है। मतलब जल होना चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए। लोहे के गेट को इनके संपर्क में आने से बचाने के लिए इस पर पेंट कर देते हैं। पेंट की तह लोहे को इनके संपर्क में नहीं आने देती है और लोहे का गेट जंग लगने से बच जाता है। मतलब उसमें पानी नहीं लग पाता और ऑक्सीजन का संपर्क नहीं हो पाता है पेंट करने से, इसीलिए उसमें जंग नहीं लगता है। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है, और ये भी वेरी आईएमपी प्रश्न है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि लोहे के गेट को जंग लगने से बचाने किस कारण से पेंट किया जाता है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। इसमें पूछा है क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे? तो इसके उत्तर में लिखना कि पट्टिकाणु जो हैं चोट लगने पर थक्का जमाने में सहायक होते हैं। रक्त में यदि पट्टिकाणु नहीं होंगे तो चोट लगने पर थक्का नहीं जमेगा। थक्का न जमने से शरीर से अधिक रक्त बह जाएगा, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 14 के उत्तर में आपको लिखना है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है। वेरी आईएमपी प्रश्न है दोस्तों कि मुकुलन विधि को उदाहरण सहित समझाइए। कई बार परीक्षा में आया है और अर्धवार्षिक में भी आया था, वार्षिक में भी आ सकता है। इसको याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो उत्तर में लिखेंगे कि मुकुलन विधि में कोशिका से एक उभार के समान बाहर की ओर एक रचना निकलती है, इसे मुकुल या कली कहते हैं। यह मुकुल वृद्धि करता है और परिपक्व होकर मात्र कोशा से अलग हो जाता है तथा स्वतंत्र होकर कार्य करता है। कभी कभी मुकुल मात्र कोशा में लगे रहकर भी नए जीव उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए जैसे कि थोड़ा यीस्ट पाउडर लेकर इसे एक ऐसे बर्तन में डाल देते हैं जिसमें कुछ जल हो। इस जल में 1 चम्मच शक्कर डालकर घोल लेते हैं। कुछ समय बाद कोसा से एक उभार के समान मुकुल निकलने लगते हैं। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि मुकुलन विधि को आप ऐसे समझा सकते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 है। इसमें लिखा है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? वेरी आईएमपी प्रश्न है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पूछा जाता है। इसके उत्तर में लिखिएगा कि जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हम कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे। 17 नंबर का प्रश्न है कि अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। उत्तर में लिखना कि दंत विशेषज्ञों के द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 17 के उत्तर में लिखना है। और उत्तल दर्पण का उपयोग पूछे दोस्तों तो लिख देना कि गाड़ियों के साइड मिरर में उपयोग किया जाता है कि दूर की वस्तुओं को पास में देखने के लिए।
है ना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। 18 का उत्तर देखते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है कि क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखना कि विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ नहीं है ना, चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है कि कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है। तो उत्तर में लिखना कि धावक को दौड़ने के लिए अधिक अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दौड़ने के बाद उसकी श्वसन दर बढ़ जाती है और वह तेजी से गहरी श्वसन यानी गहरी गहरी सांस लेने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 19 के उत्तर में आप लिखेंगे। 20वां नंबर का प्रश्न पूछा है दोस्तों कि भौतिक परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इसे अच्छे से याद कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें दोस्तों पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके सारे विषय हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सारे विषय के प्रश्न मैंने चैनल पे डाल दिया है, पेपर डाल दिया है, 2-2 3-3 पेपर। और गणित के पेपर में भी गणित को बहुत अच्छे से समझाते हुए प्रश्न पूरे बताया हूँ आपको। तो गणित का पेपर भी देखिए कि कैसे गणित आते हैं, सारी चीज़ें चैनल सब्सक्राइब करके देखना। और अभी पेपर के बीच में भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियोस दूंगा और वैकल्पिक प्रश्नों के 50-50 वैकल्पिक प्रश्नों के सभी विषय के वीडियो चैनल पे डालूंगा। तो उन सभी को आप चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर देखिएगा। 20वां प्रश्न देखते हैं, भौतिक परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। तो उत्तर में लिखना ऐसे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था या भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए शक्कर का जल में घुलना, लोहे का चुंबक बनना आदि। इस प्रकार से क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ऐसे आप प्रश्न नंबर 20 के उत्तर में लिखेंगे। और भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, इसको जरूर से कंप्लीट करना, इसको याद करना दोस्तों, ऐसे प्रश्न आते हैं। अब दोस्तों आगे आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जो आपका प्रश्न नंबर 21 से 24 तक होंगे, जो आपके 5-5 नंबर के आएंगे दोस्तों। काफ़ी अच्छे से लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे इसमें। ये चारों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इनको नोट कर लीजिएगा अगर आपसे नहीं बन रहा है तो। और 2-3 बार आप इन्हें पढ़िएगा, आपसे बनने लगेगा, या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 में पूछा है कि आप पत्ती में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि एक गमले में लगे हुए पौधे को 24 घंटे तक अंधेरे में रख देते हैं, जिससे उसकी पत्तियां मंड रहित हो जाती है। इस पौधे की एक पत्ती के दोनों तरफ के कुछ भाग को एक काले कागज से क्लिप की सहायता से ढककर गमले को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। 5-6 घंटे बाद उस पत्ती को तोड़कर अल्कोहल में उबालकर रंगहीन कर लेते हैं। इसके पश्चात पत्ती पर आयोडीन का घोल डालते हैं। पत्ती का जो भाग काले कागज से ढका था वह नीला नहीं होता है तथा शेष भाग नीला हो जाता है। काले कागज से ढके हुए भाग को प्रकाश नहीं मिल पाता है, इस कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती तथा शेष भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना स्टार्च की उपस्थिति दर्शाती है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 21 का क्रियाकलाप लिखना है। और ये आपके पाठ में विज्ञान में दिया हुआ है, मैंने इसको बताया भी था कि कैसे करना है, तो उसे भी आप पाठ से भी देख सकते हैं और है ना प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से इसकी जानकारी मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 22 है, लिखा है क्या हम केवल हरी सब्जियां या घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं, चर्चा कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखना कि मनुष्य अपने शरीर की अनेक जैविक क्रियाएं करता है। इन जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। अपने शरीर की क्रियाशीलता बढ़ाने, वृद्धि हेतु, ऊतकों की मरम्मत हेतु, उपापचयी नियंत्रण हेतु आदि सभी क्रियाओं के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। और इन सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा हमको केवल हरी सब्जियों, घास से प्राप्त नहीं हो सकती। इन क्रियाओं के लिए हमें विभिन्न खाद्य पदार्थों, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल, लवण आदि की आवश्यकता होती है, जो केवल हरी सब्जियों, घास से संभव नहीं है। अतः जीवन निर्वाह के लिए केवल हरी सब्जियां, घास ही काफ़ी नहीं है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 22 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। 23 नंबर का प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी आईएमपी प्रश्न है कि समझाइए कि मृदा कैसे बनती है यानी मिट्टी कैसे बनती है। तो उत्तर में लिखिएगा कि मृदा का निर्माण लाखों वर्षों की प्रक्रिया है। पवन, जल और जलवायु की क्रिया से
सैलों मतलब चट्टानों के टूटने से मृदा का निर्माण होता है। यह क्रिया अपक्षय कहलाती है। चट्टानों की दरारों में पानी भरा रहता है। तापक्रम कम होने के कारण पानी बर्फ के रूप में बदल जाता है और बर्फ के रूप में आने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। जब यह बर्फ चट्टानों में फैलती है तो वायुदाब और ताप की प्रक्रिया के द्वारा चट्टानें चटककर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, जिससे मृदा का निर्माण होता है। इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 24 नंबर का प्रश्न भी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है दोस्तों कि शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। पहला लिखना कि रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स एवं अन्य आवश्यक पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। दूसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों से लाकर फेफड़ों एवं अन्य उत्सर्जी अंगों की सहायता से निष्कासित करता है। और तीसरा लिख देंगे कि उपापचय में बने विषैले एवं हानिकारक पदार्थों को हानि रहित बनाने के लिए यकृत में भेजता है। इस प्रकार सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 24 के उत्तर में लिखेंगे। और ये आपका विज्ञान का पेपर कंप्लीट हुआ दोस्तों, जो आपका 1 मार्च का पेपर है ना। मैंने आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सारे पेपर एक एक दो दो तीन तीन पेपर चैनल पे करवा दिया है। तो सभी को चैनल पे जा कर के आप देखें, समझें। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे पेपर में। और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं सारी चीज़ें। और मैथ्स भी बहुत अच्छे से समझाया है दोस्तों। पेपर काफ़ी अच्छे से दीजिएगा, है ना। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि काफ़ी अच्छे नंबरों से आप पास हों और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद।